प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने प्राउडली एक हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराया है और वो हेल्थ कार्ड अब पंजाब के तमाम रीजन्स में दस्तयाब होगा। इसके लिए आगाही मुहिम चलाई जा रही है। अखबारात में बड़े बड़े इश्तहार छापे जा रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये खामोश इनकलाब है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये वक्त बताएगा कि मेट्रो आवाम के लिए बेहतर थी या ये हेल्थ कार्ड आवाम के लिए बेहतर है। लेकिन दूसरी जानिब कुछ कॉर्नर से इस पर तनकीद भी हो रही है। पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है सिंध की, उन्होंने भी इस पर अपनी शुबहात का इजहार किया है। कुछ और लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर इससे स्ट्रेंथन होगा, लेकिन सरकारी अस्पताल जो है वो इससे मजीद कमज़ोर होते चले जाएंगे। फिर प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो इसको एक बिजनेस बना लेगा। फिर ये कि 10 लाख रुपए ख़ानदान के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाता है इलाज कराने के लिए, तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है, ये तो चंद दिन का बिल बनता है। तो ये कैसे 10 लाख काफ़ी होगा, ये कैसे इनकलाब बन पाएगा? तो बहुत सारी सवालात हैं इस कार्ड से जुड़े हुए। अगरचे इस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अखबारात में इश्तहार भी छापे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अवाम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये कार्ड कैसे मिलेगा, इसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा, इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हेल्थ कार्ड के फ़ायदे और नुकसानात पर बात करें। इन नुकसानात से मुराद ये है कि जो इस पर एतराज़ात हो रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, उनके बकौल जो नुकसानात हैं, जाहिर है गवर्नमेंट तो कह रही है कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो इसके फ़ायदे क्या हैं और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, यूँ कहना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और इसके तरीके इस्तेमाल, इसके हुसूल और इस्तेमाल का जो तरीक़ाकार है उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा मौजूद हैं, हेल्थ मिनिस्टर। आपकी डॉक्टर साहबा खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक्स हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के और मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ताल्लुक़ है। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर साहबा, मैं गुफ्तगू यानी इस पर वो सारी चीज़ें मैंने इंट्रो में बताई हैं, उस पर आने से पहले अगर ब्रीफली आप ये बता दें कि क्या ये कार्ड हर शख्स जो नादरा में जिसके कवायफ दुरुस्त तरीके से पहले से मौजूद हैं, क्या उसका कार्ड खुद ब खुद बनकर आ जाएगा, उसने जाकर रिसीव करना है, या हर शख्स को कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा उस ऐप के ऊपर जाकर, जिसका आपने जिक्र किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी? क्या होगा? देखिए जी, इंशाल्लाह सब खानदान के हेड्स को, यानी जो खानदान का सरबराह है, उन सबको कार्ड्स मिलेंगे। नादरा अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हर हेड ऑफ द फैमिली जो है उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करके उनका कार्ड बन जाए। ये जो हम बाकायदा तरीके बता रहे हैं, उनको मजीद उसमें सहूलत देने के लिए बता रहे हैं। आप अगर खुद एफर्ट करेंगे, जिस तरह हमने पिछले दिनों एफर्ट करके नंबर्स और वो भेजे, उन्होंने जो सरबराह थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके नामों के कार्ड्स बना दिए। इसी तरीके से हमने, आपको पता है कि आज सुबह भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हमने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड। और इस नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड जो है, अगर आप इसको ऐप को लोड कर लें तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है कि कार्ड किस तरह बनेगा। वजह यह है कि देखिए, एक खानदान को किस तरह आप डिफाइन करते हैं। एक खानदान का सरबराह एक खाविंद हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं। चांसेस ये भी हो सकते हैं कि किसी खानदान की सरबराह मर्द ना हो, खातून हो, जो कि बेवा खातून है और अपने बच्चों की कफालत कर रही है। ये भी हो सकता है कि एक ख़ानदान की सरबराह खातून इस तरह है कि उनके मियाँ से अलहदगी या डाइवोर्स हो चुकी है और वो अपने बच्चों की कफालत कर रही हैं। फिर ट्रांसजेंडर्स, सिंगल फैमिली हैं, वन पर्सन के लिए कार्ड। ये सारी चीज़ों को डिफाइन करके एक बाकायदा उसकी पूरी प्रॉपर डेफिनेशन बनी हुई है। और तभी आज सुबह के वक्त मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बार बार ये कहना बहुत ज़रूरी था कि अगर किसी का आईडी कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर उनको हेल्थ कार्ड की सहूलत नहीं मिलेगी। वजह ये, जब तक वो नादरा के रिकॉर्ड में नहीं आएंगे, हमारे लिए सहूलत देना मुश्किल होगी। सही है डॉक्टर साहब। और एक खानदान को जो कार्ड मिलेगा, स्टेटमेंट भी अखबारात में छपी, उन्होंने कहा कि जब तक आपका हेल्थ कार्ड नहीं बनता तब तक आपका शनाख्ती कार्ड ही आपका हेल्थ कार्ड है। तो अगर शनाख्ती कार्ड को ही हेल्थ कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फिर ये हेल्थ कार्ड के तरद्दुद की ज़रूरत क्या है? ये एक इजाफी चीज़ है। और फिर ये कि लोग अगर हेल्थ शनाख्ती कार्ड को इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हेल्थ कार्ड लेने क्यों जाएंगे, क्यों बनवाएंगे? देखिए, मेरा ख्याल है इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, हुकूमत बना रही है, लोग तो नहीं बनवा रहे, ना लोगों से कोई खर्चा लिया जा रहा है। मकसद वो है कि ख़ानदान की आइडेंटिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है। और मेरा ख्याल है हर हुकूमत के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे, अब मैंने एक अंदाज़ा लगाया, मैं आपको जैसे एक कोट करूँ कि पिछले दिनों जब हमने मीजल्स की वैक्सीन की तो हमने कहा जी हम 4 करोड़ और 60 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाएंगे। जब वैक्सीन लगी तो 4 करोड़ 80 लाख बच्चों को, इसका मतलब है कि कोई 20 लाख के करीब बच्चे जो थे उनकी
उनके दर्ज नहीं हुए थे बर्थ्स जो थी। हमारे लिए अब मेरा ख्याल है सारे हमारे मुल्क के लिए बहुत अहम चीज़ है कि आपके जितनी ये आपके डिटेल्स हैं वो नादरा के पास ज़रूर जमा होनी चाहिए, और उसकी वजह से आपको वेरियस जो इस वक्त स्कीम्स चल रही हैं सोशल सपोर्ट की, उसके अंदर आपको फ़ायदा होगा। तभी ये कहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर खुदा न खास्ता किसी खातून के मियाँ फौत हो गए हैं तो इमीडिएटली उनकी डेथ का इंदराज ज़रूर करवाएं ताकि वो इस कार्ड से मुस्तफीज हो सके। ये तो सारी इंस्ट्रक्शंस जो हम बार बार दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं कि ख़ानदान के पास जब कार्ड होगा, इसका ये मतलब है कि एक खातून या एक आदमी के पास जब कार्ड है, उसके जितने बच्चे हैं वो आर नॉट मैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई, वो उसके फैमिली का हालत में है। और वो डॉक्टर साहब जो आप मैं समझ पाया वो ये है कि ये आज खुद हुकूमत कार्ड बना रही है, लेकिन अगर आप इसको इंश्योर करना चाहते हैं, मेक श्योर करना चाहते हैं कि जी आपका भी आपके खानदान का दुरुस्त कवायफ मौजूद हैं, तो फिर आप इस ऐप के ऊपर जाएं, आप इसको रीचेक कर सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट अपने तौर पर ये कार्ड बना रही है, आपको ज्यादातर लोगों को इसमें कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद कार्ड बन जाएगा। जी इंशाल्लाह। लेकिन हमारी तरफ से इस वजह से कि देखें, जब लोग पूछते हैं कि कार्ड किस तरह बनेगा, हम कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, तो हमारे लिए सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि ऐप पे भी आप एंटर कर सकते हैं, और इसके अलावा जितने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिसेज हैं, जितनी तहसीलें हैं इस वक्त, क्योंकि लाहौर डिवीजन में ये शुरू हुआ है, हर तहसील के दफ्तर में असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में एक बाकायदा एक अलहदा इसके ऊपर कियोस्क बना दिया गया है ताकि लोग अपना जाके वहाँ नाम और शनाख्ती कार्ड वगैरह इंदराज करवा दें। अब जैसे कई दफ़ा एक बच्चा है जिसकी शादी नहीं हुई भी, 20 साल की उम्र है, उसने अपना उसका ID कार्ड बना हुआ, वो भी फीड इन कर लेता है देखने के लिए कि मैं मेरे पास कार्ड मिलेगा या नहीं, तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट द कार्ड। द कार्ड विल बी, कार्ड तो उनके वालिद साहब को मिलेगा जो उसकी कफालत कर रहे हैं। So these are important things जिनको ये कार्ड जब बन जाएगा डॉक्टर साहब, तो ये आज खुद घर आ जाएगा बाय डाक या कहीं से जाकर वसूल करना पड़ेगा तहसील ऑफिस से? जी बेसिकली तो असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह की जिम्मेवारी लगा दी गई है, कमिश्नर ऑफिस की कोशिश की जाएगी कि उनकी तरफ से इन सबको मिल जाए, और उसका तौर तरीका जो है वो बाकायदा 2-3 तरीकों से पर्सनली भी बांटने का तरीका जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लोग वहाँ से आके अपना वो भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं कार्ड। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अगले आज ही के दिन में बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी। ठीक है डॉक्टर साहब, अब इसमें यह है कि कई जानिब से, मुख्तलिफ जानिब से इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है, कुछ रिजर्वेशन है, उसका जवाब मैं चाहूँगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्राइवेट बिजनेस जो है, इससे अस्पतालों का के जो बिजनेसमैन है, प्राइवेट बिजनेसमैन, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, उनका कारोबार चमकेगा और सरकारी अस्पताल कमज़ोर होते चले जाएंगे। इन सवालों का जवाब मैं आपसे जानने से पहले मैं अगर सलमान रफ़ीक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सलमान साहब, एक तो इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खामोश इनकिलाब का नाम दिया है कि वक्त बताएगा कि ये मेट्रो बेहतर थी और वक्त बताएगा कि ये हेल्थ कार्ड बेहतर था। तो यार सुन लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कोई कहता था जी मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर क्या मुकाबला कर सकता है जो मदीना की रियासत? ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे खर्च कर देते हैं, वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी। पैसा तकरीबन उतना ही है, और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा, ये भी आपको बताऊं कि ये भी बड़ा खामोशी से इनकलाब आ रहा है। जी सलमान रफीक साहब, क्या कहेंगे आप इस कार्ड के बारे में? सर, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया बात करने का। जो दोनों बातें इमरान खान साहब ने की है मेट्रो के हवाले से, तो जो पेशावर मेट्रो 100 अरब की बनी है, उसके मुकाबले में हमने उस 100 अरब से कम पैसे में 3 शहरों में मेट्रो बनाया। तो मेट्रो तो खैर उन्होंने भी बनाई है और बहुत महंगी बनाई है। दूसरी बात है कि सेहत कार्ड जो है ये मियाँ मोहम्मद वाशी साहब ने शुरू किया था, और मैं शुक्रगुजार हूँ तहरीक इंसाफ की क़यादत का, उन्होंने मियाँ साहब के विजन को आगे बढ़ाया है, और ये वही विजन है जो मेट्रो और हेल्थ कार्ड का हमने शुरू किया था। और मैं उस सिलसिले में आपको बताना चाहूँगा कि हमने इसको लॉन्च किया था पंजाब में, चूंकि इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आला उसरत के शहबाज साहब और मेरे पे थी, तो हमने पंजाब के बेशतर शहर में इसको लॉन्च किया था, और रहीम यार खान में मियाँ मोहम्मद नवाज साहब ने इसको आके खुद इसका आगाज किया था। और हमने अपने दौर में मुख्तलिफ शहरों में खानीवाल, सरगोदा, नारोवाल, हाफजाबाद, बिहाड़ी, बकर, लिया, इन तकरीबात में तो मैं खुद भी गया था, और डीजी खान में भी मैंने कार्डों की मॉनिटरिंग खुद की थी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो उस दौर में हमने कार्ड शुरू किया था, ये बुनियादी तौर पे उसी को आगे किया जा रहा है, और ये अच्छा काम है। बिल्कुल हेल्थ कार्ड होना चाहिए, लेकिन सिर्फ हेल्थ कार्ड ही काफी नहीं है। पंजाब के अस्पतालों को मेडिसिन भी मिलनी चाहिए, सिटी स्कैन भी चलने चाहिए, जो नामुकाबल प्रोजेक्ट हैं
उनको भी मुकम्मल होना चाहिए। अगर हम सिर्फ हेल्थ कार्ड की तरफ फोकस बात करेंगे तो मेरे इस मामले में कुछ रिजर्वेशन भी हैं जो मैंने असेंबली के फोरम में भी अपनी मोहतरम बहन की मौजूदगी में और गुलजार साहब की मौजूदगी में की थी, जिनका मैं आगे जिक्र करूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया है कि सिंध गवर्नमेंट को भी इसमें सपोर्ट करना चाहिए। दुरुस्त बात है, लेकिन इस बात का फिर सवाल तो तहरीक इंसाफ की क्यादत को देना चाहिए कि जब 2014-15 में परवेज खट्टर साहब वज़ीर आला थे और तरक्की साहब वहां पे वजीर थे, तो हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो फेडरल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड का, उसमें तहरीक इंसाफ की उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी कि पीके की वो शामिल नहीं हुई थी, जिसकी वजह से जो प्रीमियम 1300 रुपए हम दे रहे थे इनको उसे 100-200 रुपए चार्ज करना पड़ा और करोड़ रुपए का लोड जो था वो केपीके के लोगों में पड़ा। तो खालिद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये आप ही का विजन है और कार्ड ये जिस तरह से आपने सोचा, प्लान किया, तो मेरा सवाल इसमें यह है कि फिर आपको इस पर रिजर्वेशंस क्या हैं? देखिए सर, बात ये रिजर्वेशन जो है वो मैं आगे जाके सवालात बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा और मैं प्रोफेशनल बात करूंगा और टेक्निकल बात करूंगा। मेरा पहला सवाल ये है कि 2020-21 का जो एडीपी में रिफ्लेक्ट किए थे पैसे 12 अरब रुपया, मैंने ये सवाल उससे भी पूछा था अपनी मोहतरम बहन से कि इसमें कितने पैसे रिलीज किए गए हैं, कितने खर्च किए गए हैं। इस साल का जो एडीपी है 21-22 का, उसमें 60 अरब रुपया रखा गया है। मेरी उसमें रेजोल्यूशन ये थी कि इतना पैसा खर्च नहीं होगा, ये ब्लॉक एलोकेशन है और मुख्तलिफ स्कीमों की सूरत में इसको ब्लॉक में दिया जाएगा। जबकि इमरान खान साहब ने जो फिगर्स दिए उन्होंने कहा जी 460 अरब रुपया हुकूमत पंजाब ये सब खर्चेगी, इतना तो पूरा हमारा डेवलपमेंट बजट भी नहीं है। तो या वज़ीर आज़म साहब को फिगर से सही नहीं दिए जाते या एडीपी नहीं पढ़ा जाता। एडीपी में आप 60 रुपया रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अनाउंस तब करते हैं कि 400 रुपये जायद खर्च किए जाएंगे। दूसरा मेरा इनसे सवाल ये है कि इस वक्त जो हेल्थ कार्ड है वो बेहतर था कि उसको हम पाकिस्तान का फ्लैग बना देते, उसको तहरीक इंसाफ के फ्लैग के तौर पर छापा गया है। गुजारिश ये है कि हमने सिर्फ हेल्थ कार्ड को ही सिर्फ अकेले लेके नहीं चलना, हमने अपने अस्पतालों की सूरत हाल को भी बेहतर करना है। और मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इसका जितना भी बेस लाइन थी, चाहे इसकी लीगल थी, फाइनेंशियल थी, इसकी टेक्निकल थी, ये सारे हमारे नहीं, आप कह रहे हैं सरकारी अस्पतालों को बेहतर करना है, मगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों को खासतौर पे डीएचक्यू से छोटे अस्पताल जो हैं उनको बंद कर देंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वहां डॉक्टर्स नहीं जाते हैं। मैं देता हूं डॉक्टर यास्मीन साहबा को भी कि उन्होंने किस तरह से कहा और कहा कि हम ये नहीं चला पाए। एक तरह से एतराफ भी है कि ये अस्पताल हमसे नहीं चल पाए, उनको बंद करना पड़ेगा। सुनिए क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने। अब गवर्नमेंट को पैसा नहीं लगाना पड़ेगा हॉस्पिटल बनाने के लिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे वो जो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं वो नहीं जाते थे दूर दराज इलाकों में, वो खाली पड़े होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। लेकिन वहां अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो हम बंद कर देंगे। अगर हॉस्पिटल, हम क्यों पैसा उस पर खर्च करें कि अगर वहां डॉक्टर्स ही नहीं जा रहे, हम प्राइवेट सेक्टर को वो देंगे। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक नेटवर्क हमारा फैल जाएगा हॉस्पिटल्स का सारे पाकिस्तान में, जो अब तक हम नहीं कर सके। डॉक्टर साहब, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं जा रहे तो आप उसको पैसे क्यों देंगे? आप उनको बंद कर देंगे और ये सर्विसेज जो है आप प्राइवेट हॉस्पिटल से लेंगे, यही पॉलिसी है? मेरा ख्याल है मैंने सारी सवाल जो हैं बहुत अच्छी तरह सुने। पहले तो मैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब को क्लियर कर दूं, अक्टूबर 2015 के अंदर हेल्थ कार्ड खैबर पख्तूनख्वा में शुरू हुआ, दिसंबर 2015 के अंदर आपने फेडरल गवर्नमेंट में शुरू किया। जिन कार्डों की आप जिक्र कर रहे हैं और जिन के बारे में कि आपने कितने जिलों में किया, मैंने व्हेन आई टुक ओवर 13 जिले थे जिनको आपने 3.5 लाख की लागत का अब ये कार्ड दिया हुआ था, जिनमें से सिर्फ 9 जिले जो थे वो ये सर्विसेज दे रहे थे, बाकी 4 जिले जो थे उनके तो पैसे ही नहीं जमा कराए गए। और हमने आके वो जो 9 जिले थे उनके भी पैसे क्योंकि पूरे पे नहीं हुए थे वो भी आके मैंने किए। इस वजह से ख्वाजा साहब, एक जो आप लोगों ने जो भी मैंने किया या आपने किया, एक फ़ायदेमंद प्रोग्राम शुरू किया गया। अब दूसरी बात मैं आपको बताती चली जाऊं जिसपे ये इतराज़ात हो रहे हैं, वो ये है, हम सिर्फ आप देखें ना, अगर मैं अस्पताल में इस वक्त, या तो ये होता कि हम अस्पताल नए नहीं बना रहे, हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 8 नए अस्पताल तो मदर एंड चाइल्ड के बना रहे हैं, नया निश्तर 2 बन रहा है, इस वक्त कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल जो है डीजी खान के अंदर बन रहा है, रहीम यार खान के अंदर रहीम यार खान 2 टीचिंग हॉस्पिटल बन रहा है। इसके अलावा जो अस्पताल इन्होंने अनकम्प्लीट छोड़ रखे थे,
जिन पे थोड़े थोड़े पैसे लगा के बस फटियां ही लगाई हुई थी, उन सारों को भी हम मुकम्मल कर रहे हैं। बंद कौन से हो रहे हैं? यूरोलॉजी का जो हॉस्पिटल 11 साल, एक सेकंड जी मुझे बताने दे, पहले अब बात मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा। 11 साल से वो अस्पताल चल रहा था, उसको इन्होंने तो नहीं मुकम्मल किया, वो हमने आके मुकम्मल किया, क्योंकि हमें पता है ये आवाम के पैसे खर्च हुए हैं इन अस्पतालों पे, या जो भी ईंटों के ढेर इन्होंने छोड़े हुए थे उनको मुकम्मल करने के लिए। हम सारे पुराने अस्पताल भी मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए अगर हम इंश्योरेंस के थ्रू बगैर ब्रिक एंड मॉर्टर पे जो अस्पताल हमारे बने हुए हैं और जो नए बना रहे हैं, इनके अलावा सबसे ज्यादा जल्दी तरीके से आप बेड्स किस तरह ऐड कर सकते थे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अब इंश्योरेंस के थ्रू आउटसोर्स कर दें। वो तो अस्पताल ऑलरेडी बने हुए और ऑलरेडी काम कर रहे थे पहले भी, हमें पता है, और ख्वाजा साहब को बड़ी अच्छी तरह पता है कि 70% आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस लोग पहले भी, इनके वक्त के अंदर भी 70% खर्चा जो था अवाम में, 30% लोग जो थे वो सरकार के अस्पतालों की सहूलत लेते थे, 70% अपनी जेब से पैसे पे करके और प्राइवेट अस्पतालों में जाते थे। हमने कुछ नहीं और किया, हमने उस अवाम को वो पैसे दे दिए हैं कि आप जरूर जाओ निजी अस्पतालों में, पैसे आपके हैं, ये अवाम के पैसे हम आपको दे रहे हैं, आप अपनी जाके सेहत के लिए खर्च करिए निजी अस्पतालों में भी। इसमें बजाय हम ब्रिक एंड मॉर्टर पे मजीद इन्वेस्टमेंट करते। मैं आपको एक सिंपल अभी केस कोट कर देती हूँ। अभी हमारे पास सरकार के अस्पतालों में जो लाहौर डिवीजन थी, उनमें हमारे पास कोई 14,000 प्लस बेड्स बनते थे, जो हमारे सारे लाहौर डिवीजन की बात में, यानी इसमें 31 अस्पताल थे जिनके बेड्स जो थे ना हमारे बन के, तो इसी प्राइवेट अस्पतालों को इम्पैनल करने के साथ साथ हमने 14,000 बेड और ऐड कर दिए। इतने बड़े बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स बने हुए थे, उनमें मरीज इसलिए नहीं जाते थे कि मरीजों के पास पैसा नहीं होता था जाने के लिए। अब आप देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर के जितने मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं, उनके साथ जो बड़े अस्पताल हैं, उन सारे अस्पतालों में कार्ड लेके लोग जाके ये सहूलत ले रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मैं छोटा सा सवाल साहब, एक सेकंड जी, मैं एक आखिरी बात कर लूं, अगर एक ब्रेक ले लूं, मैं आखिरी बात करने दीजिए। जी कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए। जी मैंने देखिए, ख्वाजा साहब एक बड़े ज़हीन समझदार इंसान हैं और इन्होंने सेहत के शोबे में बहुत करीबी से देखा हुआ है। इन्हें भी पता है कि ये कार्ड एक अच्छी स्कीम है जी, ये बात, और उनको ये भी पता है कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपने बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर, सारे अस्पतालों को स्ट्रेंथन करिए, पता है उनको, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, उन्होंने तनकीद तो बराए तनकीद करनी है, वरना ख्वाजा साहब किसी वक्त मेरे साथ बैठ जाएं तो मैं उनको दिखाऊं। रहा बजट का जहां तक ताल्लुक, जब हम 400 अरब के बजट की बात कर रहे हैं, ये फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, 3 साल के अंदर ये डिवाइड किया गया है कि हमने 3 साल के अंदर ये इतने पैसे खर्च करने हैं। जो इस वक्त 65 अरब जो हैं, जो एडीपी में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप इस बात को याद रखिएगा कि फिस्कल ईयर हमारा जून में खत्म होता है, तो वी विल बी, हमने ऑलरेडी ये पैसे सैंक्शनड हैं और पैसे हमारे पास मौजूद हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन गिवन टू स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। इसलिए सारी चीजों के ऊपर सोच समझ के बाकायदा, वरना ये भी समझते हैं कि अगर एक नया अस्पताल हम खड़ा करें तो 10 से 15 अरब रुपए जो हैं एक बड़े अस्पताल पे लगते हैं, तो बजाय ये करने के अगर मैं पहले से जो हॉस्पिटल्स मौजूद और 30 अरब के अंदर बाकी जितने खानदान हैं इनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो सच्ची और क्या बात हो सकती है। राइट डॉक्टर साहब, मैंने 2-3 चीजें आपसे और पूछनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आवाम के इंटरेस्ट के लिए ये भी है कि क्या जो कार्ड है इसके जरिए सिर्फ इलाज होगा या उसके बाद जो महंगी अद्वियात हैं वो भी इस पर मिल पाएंगी? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। और इसके अलावा 1-2 चीजें जो सिंध की तरफ से आई हैं, मैं आप चाहूंगा कि 4-5 मिनट मुझे आपसे और चाहिए। एक ब्रेक के बाद छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। सलमान साहब आप भी साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशि साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, पीएमए के प्रेसिडेंट हैं लाहौर के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। लेकिन पहले सलमान रफीक साहब 1-2 सवाल आपके सामने और फिर डॉक्टर साहब के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे आप एक बात का तो अंदाज़ा हुआ कि हेल्थ कार्ड को लेकर पिछली हुकूमत का और इस हुकूमत का जो विजन है वो एक जैसा है तकरीबन। चलें इस बहस में जाए बगैर कि पहले केपी में शुरू हुआ, फिर आपकी हुकूमत ने विफाक में शुरू किया, या पहले कहाँ से आइडिया आया और फॉलो किसने किया, लेकिन आप दोनों का इत्तफाक है
तो सिंध का जो एतराज आ रहा है, सईद गनी साहब ने जो एतराज किया है कि ये इससे जो पब्लिक सेक्टर है वो मुतासर होगा, ये जरा सुन लीजिए, फिर आप क्या इससे सलमान साहब इत्तफाक करते हैं कि ये रिजर्वेशन सही है? तो सुनवाइए जी। भाई आपने 10 लाख इंश्योरेंस करवाई है और आप उसको कहते हैं कि जहां से करा लो। लोग प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं। अगर 10 लाख रुपए में एक आदमी भी बीमार हो जाए, उसको गुर्दों की बीमारी लग जाए, उसको दिल का आर्जा लग जाए, उसको लीवर की बीमारी लग जाए, वो बेचारा एक आदमी 10 लाख रुपए में पूरा नहीं पड़ता है, और आप कह रहे हैं कि पूरी फैमिली करवाए। आए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं, उसके ऊपर करोड़ों रुपए लागत आएगी, सिंध हुकूमत वो बेयर करेगी। हम वो पैसा अपने सरकारी हॉस्पिटल्स को बेहतर करने के लिए, अपना निजाम ठीक करने के लिए लगा रहे हैं। आपकी वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो ज्यादा फायदा हो रहा होगा, लेकिन सरकारी इदारे आपके तबाह हो रहे हैं। खाया साहब, ये इतराज आपके ख्याल में दुरुस्त है? सर मैं इसे प्रोफेशनल ओपिनियन दूंगा। देखें, जो सईद गनी साहब ने बात की है, उन्होंने मेरा जाती ख्याल इस तनाजुर में जरूर की होगी कि जो इमरान खान साहब ने बयान दिया, जिसको मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, कि डिस्ट्रिक्ट और तहसील को तो बंद करना मुमकिन नहीं है। हेल्थ कार्ड तो उसका एक एस्पेक्ट है हेल्थ को बेहतर करने का, डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों को बेहतर करना है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने अपने दौर में पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को रेनोवेट किया था, तहसील अस्पतालों को रेनोवेशन शुरू कर दी थी। तो ये कहना कि हम सरकारी अस्पताल बंद कर देंगे, ये पहली बात है मुमकिन नहीं है। दूसरी बात जो मेरी बहन ने की, वो मैं कहना चाहूंगा कि यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट रावलपिंडी अभी भी मुकम्मल नहीं है। अगर आप रीडिंग बुक को देख ले तो उसकी प्रोजेक्शन अगले 2 सालों तक जा रही है। गुजरावाला अस्पताल नामुकम्मल है, सियालकोट अस्पताल गायब कर दिया गया, साहिवाल का 500 बेड का अस्पताल अभी तक नामुकम्मल है। और जो मदर चाइल्ड की मेरी मोहतरम बहन ने बात की, आप एडीबी की किताब उठा के देखें, सिर्फ 1 करोड़ रुपया रखा गया हर साल, 3 अरब का प्रोजेक्ट, और तमाम अस्पतालों के ज्यादा से 1 करोड़ रखा गया है। तो हमने 200-250 साल में अस्पताल बनाने हैं। तो जो इन्होंने बात की कि 3 साल में 4 अरब रुपया मिलना है, मेरी इस पे सख्त रिजर्वेशन है कि एडीपी के जो चीजें आप अनाउंस करते हैं, अगले साल तो आप उससे आधे पैसे नहीं दे सकते। तो आपके पास जब एडीपी में फिस्कल स्पेस ही नहीं है, तो आप क्यों ऐसे ऐलानात करते हैं कि हम 300 अरब देंगे, हम 400 अरब देंगे? चौथी मैं बात क्या कहूँ कि 10 लाख की जो आपकी लिमिट है, मेरा उससे बड़ा सख्त क्वेश्चन ये है कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं स्टेट लाइफ को, उस पर 10 लाख के कितने मरीज अभी तक आपने उनके लिए अखराजात किए हैं? यूटिलाइजेशन जो है वो कार्ड की क्या है? डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट लाइफ है उसकी मॉनिटरिंग का निजाम क्या है? और फिर सिर्फ स्टेट लाइफ क्यों, जो बाकी पाकिस्तान की दीगर इंश्योरेंस कंपनी है उनको बीच में शामिल क्यों नहीं कर रहे? आप कंपेटिटिव प्रोसेस पे क्यों नहीं आ रहे ताकि कंपटीशन हो, सर्विस बेहतर हो, अवाम का पैसा कम से कम लगे? तो मैं ये समझता हूं कि ये कहना कि सिर्फ हेल्थ कार्ड ही हेल्थ को ठीक कर सकता है, हेल्थ कार्ड उसका एक पहलू जरूर है, लेकिन सरकारी अस्पतालों को बेहतर करना, उन पे पैसा लगाना, ये उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है डॉक्टर यास्मीन साहबा, ये चूंकि ये जो हेल्थ कार्ड है ये आउटडोर पेशेंट्स को कवर नहीं करता, तो इसके लिए तहसील और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनका मौजूद रहना, बरकरार रहना तो जरूरी है। किसी जी बिल्कुल जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि खान साहब ने एक बात की कि देखिए हमारे लिए कितना जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काम करें। अगर खुदा न खास्ता कोई काम करने को वहां तैयार ना हो तो उस अस्पताल पे क्या आया पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बात तो उन्होंने गलत नहीं करने चाहिए। मैं आपको एक सिंपल कोट कर देती हूँ, ये अभी ये 1 सेकंड जी। अभी इन्होंने बात की ख्वाजा साहब ने, मैं ख्वाजा साहब से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ख्वाजा साहब, आपको कोई पता है कि जब से मैंने ज्वाइन किया बतौर मिनिस्टर हमने कितने बंदे हायर किए हैं? आपको पता है आज के दिन तक हमने 46,000 डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ हायर किए हैं। अगर आपका जरा सा भी ध्यान होता इन सारे अस्पतालों की तरफ तो आप अस्पतालों को आधे हमले से काम करवाते होते। डीएचक्यूज में तो जाते नहीं है, तहसीलों में तो ये डॉक्टर जाते नहीं है, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। जी 1 मिनट जी 1 सेकंड। आप देखिए, मेरा ख्याल है कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात, उन्होंने क्या बात कही, आप ही वांट्स कि जी बाहर जो आपके दही इलाके हैं वहां भी आपके लिए ये सेहत की सहूलत हो। जब हमने ये कार्ड्स देंगे तो बाहर के लोग जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आप जाके टीचिंग हॉस्पिटल्स के हालात देखिए। टीचिंग हॉस्पिटल में मैं खुद काम करती रही, ये जो प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल से कोई मरीज नहीं आता था क्योंकि पैसे देने पड़ते थे। अब आप उनका अस्पतालों में जाके देखें, इन कार्ड के जरिए वहां मरीज आ गए और मरीजों का सही इलाज भी हो रहा है। अब जहां तक इनका ताल्लुक है कि जी हमने पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हम बिल्कुल स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ख्वाजा साहब आपको मैं बता दूं, आईडैप के पास मेरे साथ के साथ
जितने मैटरनिटी हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उनके पैसे पड़े हुए हैं। 22 अरब रुपए तो मुझे सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने दी हैं उन हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैंने ये स्ट्रेंथन करने हैं। और मैं आप बिल्कुल तसल्ली रखिए, आपकी जो ईंटों के ढेर है उनको भी इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और अपने अस्पताल भी आपको मुकम्मल करके दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल सामने मैं बता रही हूँ, 8 अरब रुपए का गंगाराम हॉस्पिटल की पहली दफा एक्सटेंशन हो रही है 70 साल में। डॉक्टर साहब, ये जो सिंध का एतराज है, अजरा पेचूहू ने भी यही तकरीबन एतराज उठाया है। जरूर लिया वो कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए की जो आपने लिखी है, ये 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको सुनवाता नहीं हूं, वक्त कम है, लेकिन वही बात जो भी सईद गनी साहब ने की है वो वही है। उन्होंने कहा कि ये 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं, चंद दिन में कवर हो जाता है। देखिए असद साहब, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए जी, आप बात सुनिए। कुजा आप एक खानदान के पास एक पैसा भी ना हो खर्च करने के लिए, कुजा आप उनको 10 लाख रुपए दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता आपके घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई सेहत का मसला बन जाए, तो सिर्फ आप इस वजह से ना इलाज करवा सकें कि आपके पास पैसे नहीं। सरकारी हॉस्पिटल तो है ना। कमाल की बात है, तनकीद हो और वो भी ऐसी तनकीद हो, यानी आप एक सपोर्ट दे रहे हैं, दिस इज अ सोशल सपोर्ट जो आप एक घराने को दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो हम कम से कम आपको। और दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मरीज 97% सेटिस्फैक्शन रेट है कार्ड्स पे जो लोग इलाज करवा रहे हैं। हम लोग मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मैं ख्वाजा साहब को ये भी करेक्ट कर दूं कि ये बाकायदा कंपटीशन के थ्रू स्टेट लाइफ इंश्योरेंस आई, इसके अंदर 3 डिफरेंट ग्रुप्स ने कंपीट किया और स्टेट लाइफ ने थ्रू कंपटीशन कंपीट करके जीत के और उन्होंने उनको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और बिल्कुल अबव बोर्ड है, ट्रांसपेरेंट है, एक्नेक अप्रूव्ड है, इस तरह नहीं है। जी चलें, ख्वाजा सलमान साहब एक बात कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अशरफ निजामी साहब की राय लेता हूं, इंडिपेंडेंट एक राय आ जाएगी, लेकिन ख्वाजा साहब जी। अफसद भाई, पहले जो 46,000 मेरी बहन ने कहा, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिस, इसका नोटिफिकेशन दिखाएं, स्थिति कितनी इन्होंने क्रिएट की है, तो इनका प्रोजेक्ट एक मुकम्मल नहीं है, तो 46,000 बंदे भर्ती। और ये असेंबली के फोरम पे मैं पूछ चुका हूँ, बाहर में मैं ये क्वेश्चन फौरी तौर पे असेंबली में दे रहा हूँ, मेरी बहन असेंबली के फोरम पे इसका जवाब। जो खाली पोस्टें आपने रखी हुई थी जिन पे आप लोगों को भर्ती नहीं करते थे, वो भी डिटेल आ जाएगी ना, वो भी डिटेल आ जाएगी। एक दूसरा जो आपने कहा 22 अरब आईडीएफ के पास है, तो आपने अभी बजट बुक में जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं किया? आपने जो बजट बुक में 1 करोड़ रुपया रखा है मदर चाइल्ड अस्पताल के लिए, वो तो आपका डॉक्यूमेंट है, मैं तो आपके डॉक्यूमेंट से बात कर रहा हूँ। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है बजट बुक का, मैंने तो उसके मुताबिक फिगर जो है वो इस चैनल पे पेश किए हैं, तो या फिर आपके वो फिगर निकलते हैं जो आपके वजीर खजाना तकरीर करते हैं, या फिर आपके ये फिगर निकलते हैं, तो ये तो आपका अपना भाम है आपस में, मैं तो आपके फिगर पे आपको बता। ठीक है, चलें डॉक्टर अशरफ निजामी साहब, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है हेल्थ कार्ड स्कीम के? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो समझता हूँ और हमने बड़ा क्लियर इसके बारे में स्टांस दिया है कि अगर इफ इट इज एन एडिशनल सपोर्ट टू द पीपल ऑफ पंजाब, पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा और अहम काम है, बहुत इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। बट इफ इट इज के इसको समझा ये जाए कि बदल होगा कि उन सेहत की सहूलियात का जो कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, तो हम समझते हैं ये ना हो सकता है और ना ये किसी तरीके से कामयाब हो डॉक्टर साहब की बातों से लग रहा है कि ये एडिशनल सपोर्ट है, क्योंकि वो कह रही हैं कि हम तो नामुकम्मल अस्पतालों को मुकम्मल कर रहे हैं और मजीद सहूलियात को बेहतर कर रहे हैं, वहां पर भर्तियां कर रहे हैं, तो इससे तो ये लगता है कि ये एडिशनल सपोर्ट है। आपकी राय क्या है डॉक्टर साहब? मैं समझता हूँ अगर ये एडिशनल सपोर्ट है, मतलब लोगों को एक स्ट्रेंथन करने की खातिर उनकी जो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, गो कि मैं मतलब तमाम तरह एहतराम के साथ कि हमारे साबका वजीर सेहत और मौजूदा वजीर सेहत ये कहना कि लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है सरकारी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर या सर्विसेज जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के साथ जो लोगों की हैं और जो वो किरदार अदा कर रहे हैं, मैं समझता हूं, मैं एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इससे एग्री नहीं कर सकूंगा। मैं आज भी ये समझता हूं और दावे के साथ ये कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के अंदर लेवल ऑफ केयर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, ये आज भी किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कई दर्जे ये बेहतर है और अच्छा का काम होता है। दैट इज द रीजन कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो इनफ्लक्स होता है वो लोग जो कि मतलब हाथ उठा लेते हैं और वो जाके तो फिर सरकारी अस्पतालों के अंदर ही उनका इलाज मुआवजा होता है। तो तमाम तरह एहतराम के बावजूद मैं समझता हूं कि सरकार के अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का
और उन डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो है ये नेमुल बदल जो है प्राइवेट। राइट, डॉक्टर यास्मीन साहब जी, डॉक्टर यास्मीन साहब आप मुख्तसर चंद सेकंड में बता दीजिए कि मेडिसिन अद्वियात को भी ये अद्वियात को भी कवर कर रहा है। खत्म होने से पहले मैं जवाब देना चाहती हूँ जी। देखें, ये जो कार्ड्स हैं ये पूरे पंजाब के सारे खानदानों के हैं और अशरफ नज़ामी साहब को बहुत अच्छी तरह पता है, खुद भी ये प्राइवेट अस्पतालों में काम करते हैं कि 70% आबादी आपकी पहले प्राइवेट अस्पतालों में ही जाया करती थी। ये फिगर्स हमने नहीं कोट किए, यूनिसेफ के, ये WHO के कोटेड फिगर्स हैं कि 30% आबादी जो थी वो पब्लिक सेक्टर में जाती थी, जो मजबूर होती थी, कहीं और नहीं जा सकती थी। बाकी 70% आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस होते थे। ये हमने उनके सपोर्ट में दिए। मैं सलमान रफीक साहब की बात को जरा पक्का कर दूं, ये पोस्टें जो मैंने आपके सामने फरमाई हैं ये आपने खाली रखी हुई थी। आप इनको ना खाली रखते, पहले पुर कर देते तो हमें पुर करने की जरूरत ना पड़ती। इस वजह से आपने आधी सीटें खाली रखी हुई थी कि ये पैसे तो आ जाते थे बजट में, बाद में बजट से लेके कहीं और इस्तेमाल हो जाते थे। डॉक्टर यास्मीन राशि साहब, ये चीज है। शुक्रिया ख्वाजा सलमान रफीक साहब और डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, देखेंगे कि मिनी बजट के बारे में वो क्या कह रहे हैं, उसको कैसे रोकेंगे असेंबली से पास होने से, और IMF के प्रोग्राम में जाना अगर मजबूरी है, और अगर मजबूरी थी तो उसकी शराइत मानना भी मजबूरी है हुकूमत की, अगर वो होते तो क्या करते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिफ्ता साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। साहब मिनी बजट का बड़ा तज़किरा हो रहा है, आप भी इस पर बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। मेरा बुनियादी सवाल यह है गुफ्तगू को शुरू करने के लिए कि अगर ये IMF के पास जाना हुकूमत की मजबूरी है और आप समझते हैं कि इसके बगैर चारा नहीं था, तो फिर आप ये भी तो जानते हैं कि IMF की शराइत माने बगैर भी तो चारा नहीं है। ये मिनी बजट हुकूमत खुशी से नहीं ला रही है। शुक्रिया असदुल्ला साहब। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत के तो बड़े बुलंद और बारा दावे थे कि हम मिनी बजट नहीं लेकर आएंगे। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि देखिएगा ये बजट जाली है, मिनी बजट आएगा। दूसरी बात यह है कि आज भी अखबार में आया है कि किस तरह IMF की शराइत पिछले नेगोशिएशन में मानी गई हैं। जब आपने फाइनेंस सेक्रेटरी को कमरे से निकाल दिया, जब IMF जो चाहता था आपने उससे ज़्यादा करा कि IMF 10.5% बोल रहा था या 10.5% सूद का बोल रहा था, आप 13 पे लेके गए, और वो चीज़ें आपने मानी हैं जो कि IMF मांग भी नहीं रहा था। और हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें करना चाह रही थी हुकूमत के जो टैक्स की चीज़ें, जिन चीज़ों को बढ़ाना चाह रही थी, और IMF का नाम लेकर IMF के कंधे पे बंदूक रखवाई है। आप ये देखें कि ये हुकूमत वो है जिसने के बच्चों के दूध पे टैक्स लगा दिया, जिसने जो किसान हमारा जो किसान हमारा सनफ्लावर सीड्स मंगवाता है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, सीड्स के ऊपर, जिससे हम तेल बना सकते हैं, खुर्दनी तेल। लेकिन आपने जो है वो इस्तिस्ना दे दी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लोगों को कि उनको अगर डिविडेंड मिल रहा है तो उस पर टैक्स ना हो। तो अपने अरबपति दोस्तों को अभी भी आपने टैक्स की छूट दे दी, लेकिन आप गरीब के बच्चे के दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, आप लाल मिर्च के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हुकूमत की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सही नहीं है। अच्छा, लेकिन मिफ्ता साहब आपने कहा कि जो IMF नहीं भी मांग रहा था हुकूमत ने वो भी दे दिया, यानी वो भी टैक्स लगाया, लेकिन वज़ीर ख़जाना तो दावा कर रहे हैं कि IMF हमसे 700 अरब के नए टैक्सेस का मुतालबा कर रहा था, हमने उस पर बहस मुबाहिसा करके, और हम भी जानते हैं कि महीने तक ये नेगोशिएशन चलती रही, तो वो कह रहे हैं हम 700 को कट डाउन करके 350 पे लेकर आए हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है? मैं जो बात कर रहा था, जो आज के न्यूज़ की स्टोरी, वो 2019 के जो नेगोशिएशन थे उसकी बात कर रहा था। अच्छा। ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है कि IMF ज़्यादा मांग रहा था, लेकिन ये बात भी तो मैं कह सकता हूँ ना कि हुकूमत, इमरान खान साहब तो कहते थे कि नवाज शरीफ के बड़े शाही खर्च हैं, तो आपने तो हर साल आके खर्च बढ़ाए हैं, तो हुकूमत अपने अखराजात में भी कमी कर लेती। ज़रूरी तो नहीं है कि बच्चों के ऊपर टैक्स लगाया जाए। अगर आपको टैक्स ही बढ़ाना था
तो क्या एग्जाम्पशंस और नहीं है इस हुकूमत के लोगों के लिए? 2 साल से आप रियल एस्टेट की एमनेस्टी दी हुई है। रियल एस्टेट के अंदर जो भी करोड़पति अरबपति आदमी मुनाफा कर रहा है उसके ऊपर टैक्स नहीं है। अब आपने रीट के ऊपर भी छूट दे दी है, तो वहाँ पर आपको कोई IMF नहीं कहती टैक्स लगाने का। आपको IMF सिर्फ गरीब बच्चों के दूध के ऊपर ही कहती है, IMF आपको सिर्फ किसान के बीज के ऊपर कहती है, IMF आपको मतलब सब्जी के ऊपर कहती है, IMF आपको दही के ऊपर कहती है, डबल रोटी के ऊपर कहती है, लेकिन IMF ये कहती है कि ठीक है अरबपति आपके जो सपोर्टर्स हैं आप उनके ऊपर टैक्स ना लगाएं। ये तो झूठ बात है ना। देखिए मिफ्ता साहब, आम आदमी तो वो दूध और दही इस्तेमाल नहीं करता जिस पर टैक्स लगाया गया है, क्योंकि उनका दावा यह है कि गरीब आदमी पर सिर्फ 200 अरब का बोझ डाला गया है आउट ऑफ 3 ट्रिलियन। वो कहते हैं कि 3 ट्रिलियन में से 2 अरब तो कुछ भी नहीं है, और फिर जो ये टैक्स है वो लग्जरी आइटम्स पे लगाया गया है। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है सर? भाई पाकिस्तान में बल्क में सब्जियां आती हैं जो कि बिकती हैं। इन्होंने टमाटर सॉरी इन्होंने उस पर आलू और प्याज पर नहीं लगाया, लेकिन अदरक और लहसुन पर टैक्स लगा दिया। अगर आप समझते हैं कि अदरक और लहसुन लग्जरी आइटम है तो फिर तो आप सही फरमा रहे हैं। खाने पीने के तेल पे और टैक्स मजीद बढ़ा दिया। अगर आप समझते हैं कि ये टैक्स लग्जरी है तो फिर ठीक कह रहे हैं वो। अगर आप ये समझते हैं मिल्क पाउडर तो पाकिस्तान में इम्पोर्ट होता है, जो नीडो वगैरह होता है, जो पाउडर्ड मिल्क होता है, उसके अलावा बहुत सारा जो दूध बनता है उसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल होता है। आप समझते हैं कि वो लग्जरी है तो फिर ठीक है। अगर आप ये समझते हैं कि डब्बे की जो दही हम खरीद के आते हैं यहाँ पे वो अगर लग्जरी है तो वो बिल्कुल ठीक है। फिर और आप ये समझते नहीं है क्या कि जब ये चीज़ महंगी हो जाएगी तो वो दूसरे वाले लोग भी अपनी महंगी कर देंगे। जब आप KNN की या पैकेट की चिकन महंगी कर देंगे तो जो आम चिकन होती है वो भी महंगी हो जाएगी। ये तो बात तय है। आप देख लीजिएगा अगर 2-3 हफ्ते के अंदर क्या महंगाई का सैलाब आता है। ऑलरेडी पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क हो गया है, और उसके अंदर अगर आप मजीद टैक्स लगा रहे हैं तो मजीद महंगाई आएगी। मिफ्ता साहब, अगर IMF 700 अरब के टैक्सेस मांग रहा था, हुकूमत के पास क्या चॉइस थी? आप होते तो क्या करते? भाई मैं होता तो मैं कभी भी जो है वो बीज के ऊपर टैक्स ना लगाता, मैं अद्वियात के ऊपर टैक्स ना लगाता, और मैं अपने आप को इस पोजीशन में नहीं डालता कि मुझे IMF के पास इस तरह जाना पड़े। आप ये देख लीजिए कि मैं जब छोड़ के गया था, जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी तो 11.2% था हमारा टैक्स टू GDP रेशो। वो इन्होंने आके 9% गिराया, अब 10% पे लाए हैं। तो ये खुद इन्होंने टैक्स कम कलेक्ट किया है। 2050 अरब रुपए का अब तक टैक्स लगा चुके हैं ये लोग नए, जिसकी वजह से मईशत पे बोझ तो ज़रूर पड़ता है लेकिन टैक्स कलेक्शन तो नहीं आती है। मैं अल्लाह जानता है कि मैं सोचता हूं कि अगर हम होते वो बात नहीं करनी चाहिए। तो इससे तो बहुत ज़्यादा अहलियत और सलाहियत है मुस्लिम लीग नून की टीम के पास, नवाज शरीफ की टीम के पास। ये जो हरकत करते हैं, आज के दिन आपको खाद नहीं मिल रही पाकिस्तान में, किसान लाइन लगा के दुकानों पे खड़े हैं, ब्लैक में 2500 रुपए की बोरी नहीं मिलती यूरिया की। लोग कहते हैं कि यूरिया जो है वो स्मगल हो गई है सेंट्रल एशिया। तो ये इस किस्म की नाअहली जो है वो तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में नहीं होती। आप अगर आज खाद नहीं मिल रही तो कल गंदम नहीं मिलेगा। आप ये सोचें कि इस हुकूमत से तो कुछ भी सही नहीं होता। वक्त पे ये LNG खरीदना भूल जाते हैं सर्दियों में, क्या इनको भूल जाते हैं गर्मियों में कि सर्दियाँ आने लगी हैं? क्या बच्चे हैं ये लोग? क्या इनको ये पता नहीं है कि हम खाद जो है पाकिस्तान के अंदर से स्मगल नहीं होके होनी चाहिए, जिसको हम सस्ती गैस देते हैं ताकि हमारे किसान को सस्ती गैस मिले, ना कि सेंट्रल एशिया के किसान को हमारी वजह से सस्ती गैस मिले। अगर आज खाद नहीं देगा किसान वक्त पे, इन 6-8-10 दिनों में नहीं डालेगा तो फिर कब डालेगा वो? अच्छा मिफ्ता साहब, आपने टैक्स कलेक्शन की बात की है। गवर्नमेंट तो ये दावा कर रही है कि 6000 अरब रुपए इस साल इकट्ठा होने जा रहा है, जो हमारे तयशुदा जो हमने टारगेट सेट किया था उससे भी ज्यादा है। तो टैक्स कलेक्शन में तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम तारीखी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और समेटने जा रहे हैं। ये फिगर सही है? 5700 का इनिशियल टारगेट था, अब वो 3-6,000 की बात कर रहे हैं। देखें टैक्स कलेक्शन जो है वो मईशत के हजम से आप नापें, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा टैक्स होता है। अगर आप डिवैल्यू करते हैं तो और भी टैक्स बढ़ जाएगा। तो मईशत के हजम से नापें तो जो हमारी मईशत का हजम था उसके मुताबिक 11.1% हमने FBR के टैक्स कलेक्ट करके दिए थे 2018 में मुस्लिम लीग ने। उस तक वो नहीं पहुंचे, वो 9% तक पहुंचे, जबकि खान साहब बात करते थे कि वो टैक्स टू GDP बढ़ाएंगे और टैक्स डबल करेंगे। इस साल अल्लाह करे 6000 तक पहुँच जाएँ, 6000 तक तो नहीं पहुँचेंगे, 5700-5800 तक पहुँचेंगे, फिर भी वो 10.8% होंगे। और जो टैक्स आ रहा है वो भी देख लीजिए कि कहाँ से आ रहा है। इनके पास 55% टैक्स जो है वो बंदरगाहों से आ रहा है, पोर्ट से आ रहा है, इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर। जो डोमेस्टिक सेल्स टैक्स है, जो लोकल कंपनियों का सेल्स है, वो 6% कम हो गया है।
तो टैक्स भी आपको जो इनका कलेक्शन है वो भी बता रहा है कि ये मईशत जो है वो सिर्फ इंपोर्ट पे चल रही है और इसके अलावा कोई इस मईशत के अंदर अब दम ज़्यादा नहीं रह गया। मिफ्ता साहब, ये जो दावा इंपोर्ट की आपने बात की कि इंपोर्ट बिल इसलिए बढ़ा है कि वो चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, फिर कुकिंग ऑयल का जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस बढ़ी, फिर फ्रेट चार्जेस बढ़े हैं, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, इंपैक्ट ज़्यादा आया है, हमारी इंपोर्ट्स नहीं बढ़ी, बिल बढ़ा है। क्या ये बात ठीक है? ये बात भी दुरुस्त नहीं है। 53% क्वांटम बढ़ा, टोटल इंपोर्ट बढ़ा है और उसके अंदर से तकरीबन 70% जो है वो क्वांटिटी का इफेक्ट है और 30% प्राइस इफेक्ट है। ये बात बिल्कुल आपकी असद साहब सही है कि कहीं ना कहीं प्राइस का इफेक्ट आया है और अगर तेल महंगा हो गया तो तेल की वो बढ़ गई है। इसी तरह जैसे आपने फरमाया कि कुछ और कमोडिटीज़ महंगी हो गई हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसकी इंपोर्ट का हजम बढ़ गया है। लेकिन आप ये देखें कि क्वांटिटी भी बढ़ गई है। आप देखें कि गाड़ियों की क्वांटिटी बढ़ी है, मोबाइल फ़ोन्स की क्वांटिटी बढ़ी है, दीगर और चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ी है। तो ये क्वांटम मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, लेकिन मतलब 53% इंपोर्ट में बढ़ोतरी आई है, जिसमें 70 या 78% जो 70 या 68% जो है वो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से बढ़ा है। ये गाड़ियों की इंपोर्ट की आप बात कर रहे हैं मिफ्ता साहब, इस पर में दो मौक़िफ़ हैं। एक ये है कि हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, हमने जो है वो गाड़ियाँ ज़्यादा इंपोर्ट कर ली, और दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि जी देखिए खुशहाली इतनी बड़ी है कि इतनी गाड़ियाँ कभी नहीं खरीदी गई, इतनी मोटरसाइकिलें कभी नहीं खरीदी गई। तो हम इसको किस तरह से मापें कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है? एक तो पहले तस्दीक कर दूं कि ये बात दुरुस्त नहीं है। इससे ज़्यादा मोटरसाइकिल जो थी वो 2017-18 में बिकी थी, इस साल इतनी नहीं बिकी हैं। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में, कोविड के साल के मुकाबले में ये साल बहुत अच्छा निकला है गाड़ी वालों के लिए। आपको पता है कि ऑन बहुत ज़्यादा हो गया है और जो गाड़ियों की कंपनियां लगी थी नून की पॉलिसीज़ के तहत वो बहुत माल बेच रही है। दैट इज़ ट्रू, पिछले साल से अच्छा हो गया, लेकिन 2017 में जितनी मोटरसाइकिल बिकी थी उतनी इस साल तक अभी तक नहीं बिकी, अल्लाह करे बिक जाएँ। तो ये बात दुरुस्त है आपकी और हुकूमत की भी कि भाई अगर आपकी गाड़ियां मोटरसाइकिल बिक रही हैं तो वो इंडिकेट करती है कि आपकी इकोनॉमी सही चल रही है। यही हमारा भी जो था 2017-18 में ये बात थी। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखें ना कि जब आपका इंपोर्ट इतना बढ़ जाता है कि इस साल ट्रेड डेफिसिट जो है अब तक 5-6 महीनों में $25 अरब हो गया है, 12 महीनों में 50 अरब की एक्सपेक्टेशन है, जो कि 16% हमारा मईशत का हजम होगा, उसका 16% होगा। तो जब अगर इतना बढ़ जाता है तो फिर कैसे हो सकता है कि हम सस्टेन कर सके? इसलिए इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है, इसीलिए मईशत भी स्लो करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल है कि इस किस्म की ट्रैजेक्टरी जो है वो सस्टेनेबल है। और हुकूमत ने मैं ये समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती करी है जिस तरह मनी सप्लाई बढ़ाई है। अगर आपने 50% मनी सप्लाई बढ़ा दी है जिसकी वजह से आज महंगाई हो रही है, तो आपने ये करा है कि जब मईशत बढ़ रही थी तो आपने फ़ायदा अमीर लोगों को दिया है, रियल एस्टेट के टाइकून्स को दिया है, गाड़ी बनाने वालों को या गाड़ी ख़रीदने वालों को। और जब आप गुर्बत आएगी तो वो फिर हर जगह गुर्बत आएगी और बेरोज़गारी तो सबसे बड़ी बात है। एक और मामला, आप स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को, आप स्टेट बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ IMF कह रहे हैं, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, दलाइल दे रहे हैं कि ये खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जो लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक को आज़ाद नहीं होना चाहिए, ये वो लोग हैं, जब इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर था पाकिस्तान का तो डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक इसहाक डार की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। इस तरह के इदारे नहीं हमें चाहिए, हमें मजबूत इदारे चाहिए। फाइनेंस एक्ट में जो तरमीमी बिल है वो असम्बली में आ गया है, ये 15 से 20 जनवरी के दरमियान पास हो जाएगा और इंशाअल्लाह ये साल पाकिस्तान के इस्तेहकाम का साल होगा। क्या स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की मुखालफत इसी वजह से है जो वजह फवाद चौधरी साहब ने बयान की है मिफ्ता साहब? वो तो एकदम नॉन सीरियस सी बात है जब ये एक चूरन बेच रहे हैं लोग। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के ऊपर कोई, इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई वो नहीं है हमें। लेकिन जो हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक पाकिस्तान में आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान से आज़ाद नहीं होना चाहिए। स्टेट बैंक को आप इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हुकूमत से दे रहे हैं, IMF से नहीं दे रहे, आप IMF के मातहत कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के मातहत होना चाहिए। अब ये क्यों फवाद चौधरी साहब और इनके बॉस इमरान खान साहब ये IMF को क्यों दे के आना चाह रहे हैं, ये तो फवाद चौधरी साहब ही बता सकते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि, और दूसरा है कि आप ऑटोनॉमी स्टेट बैंक एज एन इंस्टीट्यूशन को भी नहीं दे रहे ना, आप तो एक फ़र्द वाहिद गवर्नर साहब को ही दे रहे हैं ना। आपने तो गवर्नर साहब को वाइसरॉय बना दिया है।
कि अब गवर्नर साहब की मर्जी के बगैर डिप्टी गवर्नर्स भी नहीं लग सकते जी। अब गवर्नर साहब की मर्जी के बगैर कानून भी स्टेट पार्लियामेंट कानून साजी भी नहीं कर सकती जब तक कि उनसे मशवरा ना किया जाए। समरी अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजनी है तो भी उनसे पहले मशवरा करने की ज़रूरत है। आज अखबार में आया कि अगर खान साहब फ़ोन करें, गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर कोई फ़ोन करे तो गवर्नर साहब को उनको जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये कौन सी मतलब ये कि अगर IMF की रेजर्व फ़ोन करे तो स्टेट बैंक का गवर्नर भागे जाएगा उसके बाद। IMF, ये बात ठीक है कि IMF की एक डिमांड पर या तजवीज़ पर गवर्नमेंट जो है ये खुद मुख्तारी दे रही है स्टेट बैंक को, लेकिन उसमें एक लॉजिक नजर आती है कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रही है IMF और पाकिस्तान जो है उसको फॉलो कर रहा है। तो क्या इससे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी स्टेट बैंक की? नहीं, कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई इसमें। देखें, स्टेट बैंक के दो रोल्स होते हैं, स्टेट बैंक के दो किरदार होते हैं। एक होता है बैंक्स को रेगुलेट करना, जो आपके जो आम बैंक्स हैं HBL, MCB वगैरह, UBL वगैरह, इसको रेगुलेट करता है। उस रेगुलेशन के अंदर स्टेट बैंक को, रेगुलेटर को कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, हम भी इसमें पूरे खुश हैं। दूसरी जो है वो स्टेट बैंक का रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी सेट करने में। वो लार्जली इंडिपेंडेंट है, एक कमेटी होती है जो फैसला करती है और स्टेट बैंक ने इन्होंने खुद कहा कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने रेट आगे पीछे करे। हमारे ज़माने में भी स्टेट बैंक के गवर्नर पॉलिसी रेट भी चेंज करते थे हमारे पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट भी और एक्सचेंज रेट भी। लेकिन एक्सचेंज रेट लाना की बहरहाल जिम्मेदारी वजारत ख़जाना के ऊपर होती है। वज़ीर ख़जाना जिम्मेदार होता है कि एक्सचेंज रेट के डॉलर हमारे मुल्क में हो। ये वज़ीरत ख़जाना को इंटरेस्ट भरना पड़ता है जो स्टेट बैंक। सर, आखिरी सवाल मेरा सियासी और उसके लिए सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। मुझे ये बताइए, आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब के लिए हम लाहौर हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि उन्होंने एक झूठा एफिडेविट दिया था नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए। क्या रद्द-ए-अमल है इस पर आपका? शरीफ ख़ानदान जो है ये इनके औसाफ पे छाया हुआ है, फवाद चौधरी साहब के और इनके बॉस के या करंट बॉस के फवाद चौधरी के, और ये चले जाएं, बिल्कुल खुशी से जाएं हाई कोर्ट जिधर इनको जाना है। 3 साल से ये नैब की वजह से इन्होंने अपोजिशन के लीडरान को हरासा किया हुआ है, जेलों में डाला है, लेकिन जो असल काम है मईशत का वो खान साहब नहीं कर सके। आज इस मुल्क में बेरोजगारी फैली हुई है, इस मुल्क में ग़रबत फैली हुई है और इस मुल्क में महंगाई। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।